लास्ट टाइम सी सैट इतना डाइसी था कि बहुत सारे लोगों का सी सैट की वजह से रह गया। 60% टाइम आप स्टैटिक को दीजिए, 40% टाइम आप करंट को दीजिए, तो आपको एक बैलेंस स्टैंड लेना होता है। आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। सी सैट, फिर से बोल रहा हूँ कि सी सैट को निगलेक्ट मत करिए, सी सैट को बल्कि ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू जी। तो अगर आप इंग्लिश में वीक है तो उसको हीन भावना के तौर पर मत लीजिए। एग्जाम जो है वो सबसे ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा एग्जाम कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट का है। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपका एक बेस बन जाता है ना, उसके बाद घंटे मैटर नहीं करते। बैठ जाइए आप लोग। देवांश मुस्कुरा रहा है कि मुझको गिफ्ट भी देने वाला हूं क्या? तो देवांश मोहन द्विवेदी बीटेक इंजीनियर है, और देवांश की भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये आप सीख सकते हैं कि व्यक्ति कितना डिटरमाइन होता है। खास बात है, कई बच्चे तो शारदा इसमें दोनों में बोलते बहुत कम है। आप लोग तो सवाल पूछते हैं ना, इनके अलावा इस बार मैंने बता दिया तो इसके बाद कुछ पूछते नहीं है। और देवांश ने पहला अटेम्प्ट दिया, तो पहले अटेम्प्ट में इंजीनियरिंग का 4th ईयर था, उस समय देवांश से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये पहले अटेम्प्ट में फेल हुए, अब कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिया था, उसका नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, दूसरे अटेम्प्ट में देवांश का पीटी नहीं हुआ। अभी बड़ा यूपीएससी की फील्ड में ऐसा होता है कई बार कि आपको खराब नंबर आ जाते हैं, आप किसी स्टेज पर सफल हो जाते हैं, तो आप में इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं सही रास्ते पे हूँ। इस समय पेशेंस बहुत काम करता है। और संयोग की बात यह है कि देवांश से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा देवांश प्रयागराज से हैं, मैंने कहा देवांश यूपीपीएसएस का फॉर्म आया है, दे दो। ये बात देवांश ने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा सर नहीं। तो मुझे कई बार टीचर और पेरेंट्स थोड़ा सिक्योर रास्ता चाहते हैं कि नहीं, मान लो किसी एग्जाम से अगर तुम्हारा यूपी आईएएस पीटी नहीं हुआ, देवांश ने आउट राइटली रिजेक्ट कर दिया, सर नहीं, मुझे ये स्टेट नहीं देना है। तो मैं एक बात तो मैं सुन के सदमे में गया, लेकिन दूसरी बात मुझे ये लगी अब ये कर जाएगा। और जब पहली बार मैं देवांश कॉपी देखी थी, अब देवांश से पूछे, देवांश कमाल का लिखते हैं। मतलब जो रिक्वायरमेंट है कि आप 3 घंटे 20 सवाल लिख लीजिए, मैं कई लोगों की राइटिंग ऐसी, देखो उसका मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कई बच्चों को हिंदी में सारी मार्क देता हूँ। बच्चे क्या सोचते हैं मीडियम का फर्क है, मीडियम का बिल्कुल फर्क नहीं है। ये केवल भ्रम पैदा किया गया है लोगों के द्वारा। मीडियम का फर्क थोड़ी है। लिखने कई बच्चे तो हिंदी में उतना ही, कई बच्चों को राइटिंग बिल्कुल जैसे पानी की तरह बहती है, उसमें देवांश एक है। और ये मैंने बार बार इन दोनों कॉपी में रिमार्क मैंने बार बार किया, देवांश कॉपी अब देखोगे। और देवांश कल भी वैसे आज तो थोड़ा अच्छा शर्ट पहन के, कल शाम को औरबाग में आए थे तो ऐसे घूमते टहलते। मैंने कहा सेलिब्रेट तो कर लो, उनका सर नहीं भी पढ़ना है। हमें क्या इतना भी गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। तो आए, ये एक खास बात है कि आप देखो किसी में कितना डिटर्मिनेशन होता है, कितना हार्ड वर्क के द्वारा व्यक्ति सक्सेसफुल होता है। तो देवांश को जो भी हो सकता है, ऑनलाइन क्लास मैंने दी, उसके बाद फिर जितने भी टेस्ट लिखे, तो देवांश का चूंकि एक बार पीटी नहीं हुआ तो पूरा साल उन्हें मेंस इंप्रूव करने में लिया। ऑफिस का परिणाम यह आया, मैं तो उम्मीद कर रहा थोड़े और अच्छे रैंक की, लेकिन देवांश की 333 रैंक आई है, 333। लेकिन आप यकीन मानिए, यूपीएससी में रैंक का डिटर्मिनेशन 10-5 नंबर से होता है। किसी एक पेपर में आपका इंटरव्यू में इधर हो गया, इससे में आ गया, ऑप्शनल के एक पेपर में ऊपर नीचे हो गया, तो रैंक डिटरमाइन हो जाती है। अल्टीमेटली सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि आप इस पूरे चक्र से बाहर चले जाते हो। तो उन लोगों से पूछो जो किसी तरीके से इस पूरे विशेष सर्किल में इन्वॉल्व है। बाकी देवांश से आप पूछ लो, जो आपके बारे में जो भी आपको पूछना हो, तो देवांश भाई। सर ने तो बता ही दिया है मेरे बारे में सब कुछ, तो आप लोगों को अगर कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, अपनी तरफ से इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है देवांश मोहन द्विवेदी, मैं प्रयागराज से आता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग और कॉलेज दोनों प्रयागराज से ही किया है। और इस बार जैसा सर ने बताया कि यूपीएससी में मेरी 333वीं रैंक है। हाँ, ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस। देखिए, पॉलिटिकल साइंस जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मैंने मेंस दिया था, बट आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। तो मेंस प्रिपेयर्ड नहीं था। 3 महीने के जो ड्यूरेशन मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, उसमें ही प्रिपेयर किया था। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड स्टडी उसमें कर पाया था मैं, तो आंसर राइटिंग भी प्रॉपरली नहीं कर पाया था। तो उस अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में क्या चेंज किया ये बता देता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ ये की कि ऑप्शनल को थोड़ा और डेप्थ में एनालाइज किया, चीज़ों को और अच्छे से समझने की कोशिश की। अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों है, उसके बारे में अगर कोई स्कॉलर बोल रहा है तो वो क्यों बोल रहा है, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या है, उसके मतलब वेरियस डायमेंशंस को कवर करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा फोकस किया आंसर्स लिखने में, जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाया था मैं, वो यही किया। मैं तो लिखता था, सर से आके चेक करवा लेता था। हाँ, सर संतुष्ट कभी नहीं होते थे, हमेशा सर यही बोलते थे कि और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है।
लेकिन उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। तो मेजर फोकस जो रहा है वो आंसर राइटिंग पे ही रहा है। एथिक्स और ऐसे, देखिए एथिक्स में दो पार्ट है, सबको ही पता है कि एक थ्योरी वाला पोर्शन होता है, केस स्टडी का पोर्शन होता है। पेपर एथिक्स का जो सेक्शन एक आता है वो बहुत एब्स्ट्रैक्ट आता है, सिचुएशनल आता है, मतलब आपसे सीधा ये नहीं पूछेगा कि बताओ इंटीग्रिटी का डेफिनेशन क्या है, आपसे उसको अप्लाई करवाने की कोशिश करेगा। तो एथिक्स भी और ऐसे इवन ऑप्शनल भी आंसर राइटिंग का गेम है। सेक्शन ए के सारे पेपर उठा लीजिए, 2013 से जब से एथिक्स शुरू हुआ है, लिख डालिए उनको जितनी बार आप लिख सकते हैं। कोई मॉडल आंसर्स मार्केट में मिल जा रहे हैं तो वहां से उठा लीजिए, कोई टीचर मिल जा रहा है तो उससे चेक करवा लीजिए एक बार। केस स्टडीज के लिए एक पतली सी एक बुक आती है, उस बुक का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, मार्केट में आपको मिल जाएगी। उससे आप केस स्टडीज अलग अलग तरह की प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो ओवरऑल केस स्टडी आ रही है वो कुल मिला के केवल 4-5 तरह की ही केस स्टडी पूछ रहा है वो। उनका एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर लीजिए कि अगर ये बोल रहा है तो उसमें मैं क्या करूंगा, तो वहां पे आपको पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत इजी हो जाएगा। एक और चीज जो एथिक्स में प्रॉब्लम आता है वो आता है पेपर कंप्लीशन का। तो उसके लिए क्या करना है, आपके सारे डेफिनेशंस प्रिपेयर होने चाहिए, उनके जो रिलेटिव एग्जांपल्स हैं वो प्रिपेयर होने चाहिए, और आंसर राइटिंग पे कमांड होना चाहिए। एथिक्स में ये करना है। ऐसे में ये करना है कि ऐसे मतलब ऐसे भी पिछले सालों के उठा लीजिए, क्योंकि अब जो ऐसे आ रहे हैं वो ज़्यादातर फिलोसफिकल आ रहे हैं, तो उनको कोशिश करिए। ऑप्शनल से बहुत हेल्प हो जाता है, क्योंकि हमारा ऑप्शनल में एक पोर्शन ही पूरा फिलोसफिकल है, पॉलिटिकल फिलोसफी का है। तो वहां से जो आर्ग्यूमेंट्स आप फ्रेम करते हैं, कोशिश करिए कि ऐसे को बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव लिखिए, एग्जाम्पल से सब्सटैंशिएट करिए, मगर आर्ग्यूमेंट्स दीजिए। जितने आप डायमेंशंस ओपन कर सकते हैं ऐसे कि, उतनी कोशिश करिए आप डायमेंशंस ओपन करने के। और रिसोर्स तो यार कॉमन है भाई। अगर आप प्रीलिम्स की बात करोगे वही पॉलिटी की लक्ष्मी, अगर आप मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप, जैसे मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटीज एक बार कर लीजिए। और किसी स्पेसिफिक का पूछिए तो मैं बता सकता हूँ किसी सब्जेक्ट का। पॉलिटिकल साइंस के लिए सर के नोट्स हैं, बेस्ट है, इनको करिए। हाँ, इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर्स में जो अच्छे स्कॉलर्स लिखते हैं उनको आप पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा वो भी करने की जरूरत नहीं। देखिए एक और मिथ में जो सर के पास आकर के मेरा बस्ट हुआ ना, वो ये हुआ कि पहले लोग बोलते थे कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल बहुत डायनामिक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्या किया था कि मैं इंडिया चाइना पढ़ रहा हूँ तो 50-60 आर्टिकल पढ़ गया मैं इंडिया चाइना पे। लास्ट में हुआ क्या कि मेरे पास कंटेंट तो हो गया 60 पेज का, लिखना आपको एट द एंड 3-4 पेज ही है, तो वो कंसोलिडेट नहीं हो पाया। तो बस कोशिश यही करिए कि पहले मोटा मोटा देख लीजिए क्वेश्चन किस किस एरिया से आ रहा है। और लार्जली पेपर स्टैटिक है, अगर आपसे पूछ रहा है इंडो यूएस रिलेशन, तो इंडो यूएस रिलेशन पे वो 3-4 ही एस्पेक्ट डायमेंशन पूछेगा कि किस तरह से चेंज हो रहा है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन क्या है, इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है, चैलेंजेस क्या है उसमें, विथ रेस्पेक्ट टू चाइना कैसे हमारा रिलेशन डेवलप हो रहा है। तो ये चीज़ें स्टैटिक हैं, उसके जो माइनर डेवलपमेंट्स हैं वो क्या है, वो बस डायनेमिक है। तो सर के नोट्स कर लीजिए, बेस बना लीजिए, क्लास अच्छे से करिए और उसको बस टॉप अप करते रहिए करंट के साथ। हाँ 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 हाँ। देखिए प्रीलिम्स में मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। प्रीलिम्स में आप पहले अपने स्टैटिक पोर्शन को बहुत स्ट्रांग रखिए। पेपर अगर आप उठा के देखेंगे तो पेपर इज नॉट वेरी मच करंट ओरिएंटेड। 2016 का पेपर इट वाज करंट ओरिएंटेड, कट ऑफ गई थी 116, पर उसके बाद से जो यूपीएससी ने चेंज किया है 17 ऑनवर्ड्स, तो टिल्ट जो हुआ है वो स्टैटिक के टूवर्ड्स हुआ है। कोई भी एग्जाम आप देते हैं उठा के पेपर, चाहे किसी स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी को, आप देखेंगे स्टैटिक इज द किंग। 60% टाइम आप स्टैटिक को दीजिए, 40% टाइम आप करंट को दीजिए। हाँ, मार्केट में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उनको सॉल्व करिए, नो डाउट, बट फोकस करिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने के लिए। उनके जो पुराने ऑप्शंस हैं उन पे एक बार रिसर्च कर लीजिए, एक एक वन लाइनर्स आप बना लीजिए। सोर्सेज कम रखिए, रिवाइज ज़्यादा करिए, पीवाईक्यू फोकस करिए और स्टैटिक पे करिए। सी सैट, हाँ सी सैट कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम सी सैट इतना डाइसी था कि बहुत सारे लोगों का सी सैट की वजह से रह गया। तो सी सैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ 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 हाँ। आपका क्या बैकग्राउंड है? आर्ट्स में आपने किया है। देखिए ये थोड़ा सा एक मिथ कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, कि इंजीनियर्स का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, उसके पीछे एक रीज़न ये हो जाता है
कि जो इंजीनियर्स होते हैं उनको क्लास 12 से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की प्रैक्टिस पड़ जाती है। आप क्लास 12 पास करते हो, आप जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हो, आप ओलंपियाड्स दे रहे हो, तरह तरह के एग्जाम्स दे रहे हो, तो आप एक उस ग्रूव में रहते हैं शुरू से ही। आर्ट साइड में थोड़ा सा डिसएडवांटेज पहले हो जाता था इस चीज़ का कि आप कंपटीशन बहुत लेट देना शुरू करते थे। आप ग्रेजुएशन के बाद कंपटीशन में बैठना शुरू करते थे जनरली, तो ये एक एडवांटेज इंजीनियरिंग में हो जाता था। बाकी ऐसा कोई एडवांटेज नहीं है। जिस तरह का सीसैट का पेपर आ रहा है भाई, उसमें आईआईटी वाले भी फेल हो जा रहे हैं। तो इंजीनियरिंग का कोई बहुत महत्व नहीं रहा है ना। तो मेरा तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में रहा है, तो उसका पॉलिटिकल साइंस से भी कुछ लेना देना नहीं रहा है। तो ऐसा सच कोई मेजर एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं है। वो मतलब एक मिथ है, उसको दिमाग में मत रखिए। हाँ, सही बात है। एक्चुअली क्या था कि जैसे मैंने बताया कि मेरा जो इंजीनियरिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो पहली बात कि ये सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है लिस्ट ऑफ ऑप्शनल्स में। सेकंड थिंग ये हो रहा था कि ऑप्शनल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ऑप्शनल्स है, इस साल तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, पर पीछे उनमें सिलेक्शन उतने अच्छे नहीं हो रहे थे। पॉलिटिकल साइंस क्या है, एक एवरग्रीन टाइप का ऑप्शनल है। मतलब इसमें आप बहुत ज़्यादा भी बुचरिंग होगी तो आपको बहुत कम नंबर कभी नहीं मिलेगा। इतना रहेगा कि आपको सफिशिएंट मार्क्स 250, 260, 270, 280 मिलेगा ही मिलेगा। ये एक रीज़न था। प्लस इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप पढ़ोगे इसका तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। और सबसे बड़ी बात की ओवरलैप है, आप किसी पेपर में उठा करके देख लीजिए, आपको पॉलिटिकल साइंस का कोई ना कोई एलिमेंट मिल जाएगा। और इंटरव्यू का क्वेश्चन बता दूं? हाँ, देखिए, इंटरव्यू जो होता है, पहली बात उसमें दो चीज़ें होती है। अगर आपके डैफ पे जा रहा है तो बहुत पर्सनल हो जाएगा। जैसे मेरा बैकग्राउंड अलग है, आपका बैकग्राउंड अलग है, आपसे कुछ अलग प्रश्न पूछेगा, मुझसे अलग प्रश्न पूछेगा। एक बात, आ रहा हूँ मैं आपके प्रश्न पे। दूसरी चीज़ हो सकता है बहुत रैंडम भी जा सकता है, आपसे कुछ भी अगर पूछने पे आ गया तो कुछ भी पूछना शुरू कर देगा। मेरा जो चला था इंटरव्यू मेजरली डैफ पे चला था, जो मैंने चीज़ें अपनी लाइफ में की थी उस पर पूछा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी हॉबी कुकिंग थी, तो एक दो क्वेश्चन कुकिंग पे पूछा था। मैंने कैंसर अवेयरनेस के लिए काम किया था, तो कैंसर अवेयरनेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। क्यों कैंसर के केसेस इंडिया में राइज हो रहे हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। फिर ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा था पॉलिटिकल साइंस से, जैसे ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ का जो डिवाइड है क्लाइमेट नेगोशिएशंस पे, वो पूछा था। इंडिया का स्टैंड पूछा था यूक्रेन वॉर पे, आप कैसे उसको जस्टिफाई करते हैं। फिर एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक क्वेश्चन पूछा था। और अभी तो यार इतना ही याद आ रहा है। किस चीज़ पे? हाँ हाँ, देखिए, राय आपको जो देना होता है वो पहली बात तो आपकी राय क्या है बताइए। मुझसे क्वेश्चन जो पूछा गया था, मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए इसमें क्या आप स्टैंड लेंगे। मुझसे ये पूछा गया था कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडिया फिर भी उससे रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल खरीद रहा है, तो क्या इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है? इंडिया पार्टीशन नहीं है? क्या बोलेंगे आप इस पे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, हम्म, बिल्कुल। सबसे जो मतलब मैंने जो बोला था, ये बोला था कि सर नेशनल इंटरेस्ट इज द प्राइम मोटिवेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसीज। तो वी आर नॉट बीइंग पार्टीसन, वी आर, जैसे ऑनरेबल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि वी आर नॉट टेकिंग साइड्स, वी आर ऑन आवर ओन साइड। तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका आंसर यही है। तो आपको एक बैलेंस स्टैंड लेना होता है, आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, रशिया हमारा मित्र रहा है, हमेशा से हमने उसको सपोर्ट किया है, लेकिन वहां आप ये चीज़ नहीं बोलेंगे, है भी नहीं वो चीज़। गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल होगा वहां हम जाएंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है, हम किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं चल रहे हैं। तो ये होता है, वहां पे आपको एक बैलेंस्ड न्यूट्रल स्टैंड लेना होता है। हाँ नहीं, आपका जवाब एकदम सटीक है, बस उसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लीजिए, क्योंकि वहां पे जैसे जब मैं इंटरव्यू में गया तो मैडम ने बहुत स्पेसिफिकली बोल दिया कि आप आंसर्स एक या दो सेंटेंस में ही देंगे। जैसे एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, उन्होंने बोला कि जैसे मेरा बैकग्राउंड बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो उन्होंने बोला आई गिव यू टू वर्ड्स, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, व्हाट कम्स टू योर माइंड। तो अब इसमें आपको एक सेंटेंस में जवाब देना था, तो मैंने एक सेंटेंस में ये बोला, सर गुड कम्युनिकेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ गुड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो
यही करना होता है वहाँ पे। और हाँ, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ। प्रीलिम्स के लिए, देखिए प्रीलिम्स के लिए जैसा मैंने बताया, फोकस स्टैटिक पे करिए, करंट के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागिए। मार्केट का जो हुआ बनाया हुआ है करंट करंट करंट, अगर आप पुराने पेपर उठा करके एनालाइज करेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्टैटिक से ही पेपर निकलना है। एक बात, दूसरी बात ये चीज़ ध्यान रखना है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जा रही है, पेपर जैसे जैसे डिफिकल्ट हो रहा है कट ऑफ नीचे आ रहा है। इस बार का तो अभी कट ऑफ बाहर नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 75-76 ही कट ऑफ है जनरल का, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। तो स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अभी टेस्ट लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्ट मत दीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगती है, कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट से तो दीजिए, कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है टेस्ट मत दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो उस समय मेरे दिमाग में ये था कि प्रीलिम्स क्लियर करना है, क्योंकि कॉलेज में थे, कोई गाइडेंस प्रॉपर अवेलेबल था नहीं। तो उस बार मैंने 150 से ऊपर टेस्ट दे दिए, जितने मार्केट में टेस्ट अवेलेबल था सारा लगा डाला। लेकिन इस बार केवल मुश्किल से 25 से 30 टेस्ट दिए रहे होंगे, फोकस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। तो पीवाईक्यूज को जितना अच्छे से आप करेंगे, जितनी बार आप कर लेंगे, जितना प्रैक्टिस कर लेंगे, उतना आपका चांसेस बन जाएंगे। सी सैट, फिर से बोल रहा हूँ कि सी सैट को निगलेक्ट मत करिए, सी सैट को बल्कि ज़्यादा फोकस करिए एज कम्पेयर टू जीएस, क्योंकि 1-2 साल की प्रिपरेशन के बाद आपका जीएस में अच्छा बेस बन जाता है। लेकिन सी सैट हम करते नहीं है, मैथ्स तो हम डेली पढ़ते नहीं है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम डेली करते नहीं है। तो इन 2 महीनों में इसी चीज़ पे फोकस करिए, जो पढ़ा है उसको कंसोलिडेट करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, स्टैटिक पे फोकस करिए, टेस्ट दीजिए, लेकिन पीवाईक्यू पे फोकस ज़्यादा करिए और सीसैट अच्छे से कर लीजिए। हाँ 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 हाँ। एक मतलब छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे यूपीएससी ने शायद 2021 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें एक स्टेटमेंट था, एक ऑप्शन था डायटम करके, तो ये पीछे का भी उसने पूछ रखा था। तो क्या करिए आप, जैसे सपोज वन लाइनर आ गया कोई चीज़, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 अलग अलग, कोई मतलब ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है उसमें, आंसर हो गया उसका बी, लेकिन 3 नई चीज़ें आपको पता चल गई जो आंसर नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि डायटम क्या होता है। ठीक है, तो आपने उस वर्ड को उठाया, सीधे जाके गूगल पे पेस्ट करिए डायटम क्या होता है, उसके बारे में 1-2 लाइन और 1-2 कोई ऐसे फैक्ट जो कि मतलब हो सकता है नए प्रकार के फैक्ट हो, उनको बस आप एक नोटबुक में नोट कर लीजिए। वही एनालिसिस, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। एनसीईआरटी तो यार देखिए, थोड़ा मेरा अनकन्वेंशनल इस चीज़ में रहा है कि एनसीईआरटी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की थी। एनसीईआरटी में अगर आपको करना है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बेस कमज़ोर है और आपको शुरुआत वहाँ से करनी है, तो आप कर लीजिए एक बार 6 से 12th, नो डाउट। ज्योग्राफी पे फोकस ज़्यादा रखिए, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो है, 11th-12th की एनसीईआरटीज करनी है, नो डाउट आपको करनी है, उसको ज्योग्राफी के लिए खास तौर से करनी है। और जो एनसीईआरटीज में बॉक्सेस हैं और जो कहीं कहीं ऐसे छोटा छोटा कुछ कुछ लिख देता है ना, उन पे फोकस करिए, क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहीं से उठ के आ रहा है। जैसे शायद 2022 में या 21 में एक रविंद्रनाथ टैगोर वाला क्वेश्चन आया था, कहाँ पे ट्रांसलेट किया था उन्होंने जनगणमन को, तो एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी एक लाइन नीचे लिखी हुई थी। तो मेन टेक्स्ट से फोकस करने से ज़्यादा आप बॉक्सेस पे फोकस करिए और उन ऑब्सक्योर प्लेसेस पे फोकस करिए जो छोटा छोटा कहीं लिख देता है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से उठा रहा है वो। इतना ही रोल है एनसीईआरटी का, क्योंकि जो पेपर का लेवल अब आ रहा है, जितना डायनेमिक पेपर इस तरह का आ रहा है, उसमें आप एनसीईआरटी पढ़ के पेपर नहीं कर सकते। कुछ एनसीईआरटीज बहुत अच्छी है, जैसे पॉलिटिकल थियरी की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए उसको पढ़िए, लेकिन बहुत फोकस मत करिए। और कंटिन्यूटी नहीं कर पाते, कंटिन्यूटी सबकी ब्रेक होती है भाई। ऐसा कोई नहीं है जो ये बोल दे कि मैं 12 घंटे साल भर 365 दिन लगातार पढ़ता आया हूँ। फ्लक्चुएट करेगी, उससे स्ट्रेस्ड आउट मत होइए। हाँ, एग्जाम जब आ रहा है, जैसे अब ये 2 महीने बच रहे हैं, तो इन 2 महीने में कोशिश करिए कंटिन्यूटी मेंटेन रहिए। आइडेंटिफाई करिए कि आपके डिस्ट्रैक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको एक कागज पे आप लिख करके अपने टेबल पे चिपका लीजिए। तो जब आपके सामने वो चीज़ रहेगी ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट अगर हो रहा हूँ, तो फ़ोन को आप स्लीप मोड में डाल दीजिए, आप पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा ऐप फॉरेस्ट टाइप का कोई ऐप यूज़ कर लीजिए कि आपको उस टाइम फ़ोन आपका डीएनडी पर है, उससे हटे ही नहीं। ठीक है, तो आपके पर्सनल फैक्टर्स हो सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के, उनको आप आइडेंटिफाई करिए, सामने चिपका लीजिए और पढ़िए बस। देखिए अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर है, जैसे मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग नहीं थी,
और लास्ट टाइम जैसे सर ने बोला कि प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसका कारण ये था कि सी सैट नहीं हुआ था। जीएस में मेरे 105 थे शायद 2022 वाले अटेम्प्ट में, सी सैट में 56 के आसपास ही मार्क्स थे, सी सैट क्लियर नहीं हुआ था। उसके लिए रीज़न क्या था कि मैंने उस बार पेपर मैथ से शुरू कर दिया था, तो 1.5 घंटे तक मैंने मैथ्स किया, लास्ट में आधे घंटे में जब कॉम्प्रिहेंशन करना शुरू किया तो लास्ट के लगभग 24-25 क्वेश्चन आधे घंटे में बच गए, तो वो समझ में आना बंद हो गया 15 मिनट के बाद। तो अपनी स्ट्रेंथ एरिया को आइडेंटिफाई करिए, आपका रीजनिंग स्ट्रांग है कि आपका मैथ स्ट्रांग है, आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है। जैसे मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग था, तो इस बार मैंने शुरुआत ही कॉम्प्रिहेंशन से की, तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आसानी से 1 घंटे में लगभग 25-26 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद मैथ्स कर लिया। तो जो आपका स्ट्रेंथ का एरिया है वहां से शुरुआत करिए। जब आप पुराने पेपर लगाएंगे, जब आप टेस्ट के पेपर लगाएंगे सी सैट के, तो आपको पता लग जाएगा उसमें। वो पर्सनल चॉइस होता है, पर्सनल कॉल होता है ना। और हाँ हाँ, मैथ्स तो यार जिस तरह का पेपर आ रहा है उसमें टाइम लेगा, उसमें भी आप एरियाज को आइडेंटिफाई, जैसे नंबर सिस्टम है उससे क्वेश्चन आना ही आना है, 3-4 क्वेश्चन रहेगा, उन टॉपिक्स को बस करके जाइए, क्योंकि सी सैट में आपको 80 के 80 सवाल नहीं करने हैं, कोई नहीं कर पाएगा। कोशिश करिए कि सी सैट अगर 66 क्वालिफाई है तो आपका 80, 85, 90 के आसपास मार्क्स बन जाए। उसकी स्ट्रेटजी यही है कि उन एरियाज को आइडेंटिफाई करिए जहां से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। जैसे बताया मैंने, नंबर सिस्टम हो गया, सिलोजिज्म हो गया, या जैसे डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करिए। और हाँ बोलिए। हाँ, इंग्लिश में आप पूरी तरह से वीक है। देखिए, मीडियम अगर आपका मीडियम हिंदी होगा मेरे हिसाब से, तो अगर आप इंग्लिश में वीक है तो उसको हीन भावना के तौर पे मत लीजिए। इंग्लिश एक स्किल है, मतलब लैंग्वेज ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात समझ रहे हैं, तो उसको इस तरह से मत लीजिए कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। आपका मेंस भी हिंदी में होगा, आपका इंटरव्यू भी हिंदी में होगा, और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कोशिश करिए, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स पढ़िए, कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, नॉवेल्स पढ़िए, उससे धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, लेकिन उसको हीन भावना के तौर पे मत लीजिए। हाँ हाँ, देखिए डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अच्छा तो ये होता है कि आप एक कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखें। फॉर एग्जांपल, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछेगा एक तो एक थीम पे पूछेगा, जैसे प्लेटो का कौन थ्योरी ऑफ जस्टिस आपसे पूछा है, तो हर जो पैराग्राफ होगा वो पिछले वाले से लिंक होना चाहिए। जितना अच्छा लिंक बनेगा उतना अच्छा फ्लो आएगा आंसर में। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप एक आंसर में शुरू कर आपने किया है, उसका सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ से उसको स्टार्ट करते हैं। आपने स्टार्ट फॉर एग्जांपल किया कि प्लेटो की बुक रिपब्लिक में ऐसा ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, अब आप उसमें नए थिंकर हर पैराग्राफ में नहीं ला सकते। अगर आपने एक आंसर में 5 पैराग्राफ लिखे तो आप 5 थिंकर कहाँ से ले आएंगे? सो सब्सटेंस पे फोकस करिए, बहुत ज़्यादा स्कॉलर्स पे, फिलोसफर्स पे फोकस करने से अच्छा है कि फ्लो मेंटेन करिए। तो जो कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इफ, एंड, इस तरह के, ऑल्सो, इस तरह से कनेक्टिविटी आ जाएगी। और जैसे मैंने बताया कि मैंने पहला मेंस दे दिया था, जब कॉलेज के साथ साथ ही प्रीलिम्स हो गया था तो मेंस दिया था, तो उन 3 महीनों में आंसर राइटिंग की थी, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाया था। तो मेंस लिखने का ये एडवांटेज हो गया था कि एक आइडिया मिल गया था कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब वो नहीं हुआ अटेम्प्ट, तो उसके बाद फिर जब मैं दिल्ली आया, तो दिल्ली में मैंने लिखना शुरू किया, सर को दिखाना शुरू किया, तो लगभग पिछले 1-1.5 साल बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग की। तो मेरा फोकस, जैसे सर ने ये बताया कि मेंस पे फोकस ज़्यादा था, क्योंकि पता था कि प्रीलिम्स में अगर जीएस का कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, सीसैट तो मैं कर लूंगा। तो प्रीलिम्स बड़ा कंसर्न नहीं था कभी। अब पेपर ऐसा आ रहा है कि उसमें बोलने में तो डर लगता है, लेकिन प्रीलिम्स क्योंकि कंसर्न नहीं था तो मेंस पे फोकस था। तो आंसर राइटिंग तो शुरू में नहीं किया था, हाँ सिलेबस एक बार जब कंप्लीट हो गया, एक बेस बन गया, तब वहां से शुरू किया था। ऐसा कुछ मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कितना दिन पढ़, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि 1 महीने नहीं पढ़ा हूँ। अब जब से इंटरव्यू हुआ 3 महीने से किताब नहीं छुई है, तो क्या बोलेंगे उसको, अब पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं मत लाइए। देखिए एग्जाम जो है वो सबसे ज्यादा नॉलेज से ज्यादा एग्जाम कॉन्फिडेंस और टेम्परामेंट का है। सबके साथ यही होता है, जैसे मैंने कहा ना कि 365 दिन कोई ऐसा नहीं है जो 12 घंटे पढ़ लेता हो। आपके लाइफ में फेजेस आएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करनी होंगी, हॉबीज आपको फॉलो करनी, तो 30 के 30 दिन महीने में कोई नहीं पढ़ पाता है।
अगर आप 24 दिन भी पढ़ पा रहे हो, 15 दिन भी पढ़ पा रहे हो, कोशिश करिए कि उसको ऐसे पढ़िए कि जो आदमी 30 दिन पढ़ रहा है आप उससे बेटर पढ़ रहे हैं, तो उसको ट्रैक करिए आप। अगर आपका टाइम फालतू में कहीं वेस्ट हो रहा है तो उसको आप, जैसे मैंने बताया ना, ट्रैक कर लीजिए, लिख लीजिए कि यहाँ मेरा टाइम फालतू में वेस्ट हो गया, तो आपके दिमाग में वो रिमाइंडर रहेगा। बाकी इस चीज़ से बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है कि 30 दिन पढ़ाई नहीं हो पाया। वो एक मतलब मिथ बनाया हुआ है कि 300 दिन पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है, नहीं हो पाती है। अब एग्जाम आ रहा है, अब हो जाएगी क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहेगा, लेकिन अभी आप यही अक्टूबर नवंबर में आप देखेंगे तो नहीं होगा पढ़ाई, तो वो कंसर्न नहीं है। और हाँ, किस चीज़ का मतलब ऐसे आंसर, किस चीज़ का? मैं शुरुआत समझा नहीं, मतलब इंट्रोडक्शन कैसे किया जाए। देखो, अगर आप जीएस की बात करो तो इंट्रोडक्शन दो तीन तरह के बन सकते हैं। सपोज क्वेश्चन कुछ भी आपसे पूछा, 1857 का रिवोल्ट बता दो, स्टैटिक क्वेश्चन है, उसमें आप क्या लिखोगे? उसकी डेफिनेशन से शुरुआत करोगे, फला फला ईयर में हुआ, इसको ये बोला है, इन्होंने ये बोला है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला है, ऐसे करोगे। कोई डायनेमिक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आप डेटा डाल सकते हो, रिपोर्ट डाल सकते हो, कोई डेफिनेशन डाल सकते हो, वहां से शुरुआत करो। थर्ड स्टार्ट हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, फॉर एग्जाम्पल एंटी डिफेक्शन लॉ रिसेंटली न्यूज़ में रहा है, तो आपने पढ़ा था कहीं पे कि इस केस में ये एंटी डिफेक्शन लॉ न्यूज़ में रहा है, तो ऐसे स्टार्ट कर दिया कि रिसेंटली एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ सो एंड सो केस। तो इस तरह से स्टार्ट करिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के नंबर नहीं होते हैं। आपका जो मार्क्स होता है वो मेन बॉडी पार्ट का होता है, तो बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मत करिए। इंट्रोडक्शन अच्छा हो तो अच्छा है, आपके पास कोई कोट है, जैसे एथिक्स में कोट से स्टार्ट करना बहुत अच्छा होता है, ऐसे में कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, पोएम से स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो वेरी करेगा पेपर टू पेपर और कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। हाँ 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 हाँ। घंटे यार मत, मैंने तो नहीं गिने कभी। मैं जैसे मैंने बताया 3 महीने से कोई पढ़ाई नहीं की, उसके पहले भी जैसे मेंस के बाद भी, मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक भी कोई खास पढ़ाई नहीं हुई थी। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब आपका एक बेस बन जाता है ना, उसके बाद घंटे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि कितना पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत? डेली तो उठा करके उसको 10 बार तो रिवाइज नहीं कर पाओगे आप, कोई नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है उसके बाद। तो घंटे मत काउंट करिए, ये देखिए कि मेरा जो टारगेट है आज का वो मीट हुआ कि नहीं हुआ, मेरा सिलेबस कितना कवर हो गया, और इतने दिनों में मैं अपना सिलेबस कवर कर लूंगा कि नहीं कर लूंगा। हाँ, अब एग्जाम आ जा रहा है तो अब घंटे नहीं काउंट हो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रीलिम्स है 16 मई, 16 जून को है शायद, तो 16 जून के पहले आप 1 महीने पहले आप हो सकता है 16 घंटे भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो प्रेशर रहता है एग्जाम का। वही कि 2-3 महीने पहले हो सकता है आपने 1-1.5 घंटे भी पढ़ाई ना की हो कभी किसी किसी दिन। हाँ यार, मतलब मैंने तो नहीं देखा किसी टॉपर का जिसने ये रिकमेंड किया हो कि 12-13 घंटे। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, आपने दूसरी बात पे ध्यान नहीं दिया। 12 घंटे पढ़ा होगा, 10 दिन पढ़ा होगा, ये तो नहीं पता कितने दिन पढ़ा। कमाल की बात है यार। यही तो देवांश बार बार यही कह रहे हैं ना कि 12 घंटे कैसे पढ़ा सकते हो, आप 10 दिन पढ़ सकते हो। आप साल 365 दिन 12 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो वो पिछले वाले नहीं बताते। पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, जिस चीज़ में दिमाग लगता है ना उस चीज़ में मतलब बहुत मुश्किल काम है, उसको कंसिस्टेंटली आप बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ पे परेशान मत होइए, कौन कह रहा है कि 12 घंटे पढ़, आप देखो ना, हो सकता है कि आप 3 घंटे में वो चीज़ कवर कर ले जाओ, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हाँ, देखिए 1 साल तो लगेगा ही लगेगा ऑलमोस्ट, क्योंकि जैसा आप खुद ही आपने कहा कि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो वास्ट सिलेबस को टीम करने का तरीका यही है कि जो सिलेबस के पॉइंटर्स हैं, चाहे ऑप्शनल का पेपर हो चाहे जीएस का पेपर हो, उस पर आप हर टॉपिक पे आपके नोट्स रेडी होने चाहिए। छोटे छोटे नोट्स, एक एक दो दो पेज के हर टॉपिक पे आप बना लीजिए, और धीरे धीरे उस चीज़ को कवर करिए, करंट के साथ उसको सब्सटेंशिएट करते रहिए। तो 1 साल तो मिनिमम लग जाता है सिलेबस कवर करने में। ठीक है, देखिए अभी अगर आपको 25 में पेपर देना है तो अभी आप फोकस अपना मेंस पे करिए। एग्जाम मेंस का गेम है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जा रहा है, डज नॉट मैटर। मेंस में आपके जो मार्क्स हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि आप लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं, इंटरव्यू उसके बाद डिटरमाइन करेगा आपको सर्विस क्या मिल रही है, आपकी फाइनल रैंक क्या आ रही है।
तो अभी फोकस आप करिए मेंस को प्रिपेयर करने में, जितना अच्छा आप मेंस कर सकते हैं जीएस ऑप्शनल ये सब करके उसको आप रेडी कर लीजिए। हाँ, लास्ट के जब 6-7 मंथ्स आ जाए तब आप प्रीलिम्स पे स्विच करिए, सी सैट और जीएस साथ में लेकर के चलिए। देखिए, एक बार आप बेस बना लीजिए, ठीक। फॉर एग्जांपल जैसे जीएस पेपर 1 है मेंस का, तो आपने जीएस पेपर 1 का फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी आपने कवर कर लिया, आपका अच्छे से कवर हो गया। उसके बाद आप उसके 2-3 आंसर्स लिख लीजिए, ठीक है। पहले शुरू में आंसर्स अच्छे नहीं आए, किसी के नहीं आते हैं, उसको धीरे धीरे इंप्रूव करिए, इसमें क्या कमी रह गई, क्या और इंप्रूवमेंट में कर कोशिश करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखने के लिए। ऐसे ही हर टॉपिक कवर करने के बाद उसके एक एक दो दो आंसर्स लिख लीजिए। अगर आप इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन देख लीजिए कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन और प्रीलिम्स में आ रखा है। ऐसे करते करते आपके चारों पेपर और ऑप्शनल कवर हो जाएगा। और पूछना है कुछ? और किसी को कुछ पूछना है? रिवीजन का मेथड सब में सेम है। देखिए, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें समझनी पड़ती हैं। जो याद करने वाली चीजें उनको बार बार आप रिवाइज करिए। और मेरा जैसे ये था कि जब तक मैं लिख नहीं लेता तो मुझे चीजें याद नहीं होती थी, तो मैं कोशिश करता था कि ये टॉपिक पढ़ा तो उसके 3-4 आंसर्स लिख लिए, तो मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि लिखते समय आपको समझ में आ जाता है कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं। तो वो गलती पकड़ लीजिए अपनी और उसको दोबारा जाकर के रिविजिट कर लीजिए। तो कोशिश करिए कि ऑप्शनल बार बार आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें याद करने वाली होती है। मेरे हिसाब से बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है ना। तो आपको जैसे थिंकर्स इतने सारे हमारे पास है, 10-11 थिंकर्स वेस्टर्न है, इंडियन ही 7-8 थिंकर्स हैं। तो हर टॉपिक के शॉर्ट नोट्स होंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा। ये आपको फायदा समझ में आएगा जब आप मेंस लिखेंगे। तो मेंस के टाइम में आपके पास क्या होता है कि एक पेपर से दूसरे पेपर के बीच में 2 घंटे गैप होता है, उसमें से जो आपको इफेक्टिव मिलता है वो 1 घंटा ही मिलता है। तो अगर आपके शॉर्ट नोट्स रेडी हो तो एक बार आप गो थ्रू कर लेंगे तो चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं। तो बना लेना चाहिए। पीएसआईआर से ऐसे में फायदा हुआ था, या इस बार सेक्शन बी में एक ऐसे आया था जस्टिस के ऊपर, अगर किसी को याद हो कि सोसाइटी दैट हैज मोर जस्टिस नीड्स लेस ऑफ चैरिटी। तो जस्टिस तो हम पढ़ते ही हैं, सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। रॉल्स पढ़ते हैं हम, और भी नॉजिक पढ़ते हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं, तो उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं। हाँ, ओवरडू नहीं करना है कि आपने पूरा थ्योरेटिकल ही लिख दिया, ऐसे सारे ही पॉलिटिकल साइंस के थिंकर्स उसमें डाल दिए। लेकिन आपको एक तो पहली बात कि फिलोसफिकल ऐसे इसको समझने की आपकी समझ बढ़ जाती है। आप इतने डायमेंशंस, इतने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं कि वो आपको हेल्प करता है वहाँ पे। प्लस आपको एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, आपके आर्गूमेंट स्ट्रांग हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस है ना, पॉलिटिकल साइंस के जो भी थिंकर्स उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल बातें की हैं। अगर आप उसको देखोगे तो बहुत सारे थिंकर्स की बातें आपके आसपास सोसाइटी में वो होती हुई दिखेंगी। वही एग्जाम्पल्स हैं उसके, उसको उठा करके वो आर्गूमेंट दिया और उसके एग्जाम्पल एक दे दिया वहाँ पे। मेरा डेली रूटीन फिक्स नहीं है यार। मतलब फिक्स कब होता था, जैसे मेंस आ गया तो 2 महीने के ड्यूरेशन में फिक्स हो गया, प्रीलिम्स आ जाएगा तो 1-1.5 महीने के ड्यूरेशन में फिक्स हो जाएगा। वैसे कभी भी ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं होता था। एक मोटा मोटा ये होता था कि सुबह 7-8 बजे तक मैं उठ जाता था, एक सीटिंग मार लेता था पढ़ने की 10-11 बजे तक, फिर उसके बाद फिर खाना वाना खा लिया, एक नैप ले लिया, उसके बाद फिर 2 से 5 फिर पढ़ लेता था। फिर खेलने चला जाता था, मैं खेलता बैडमिंटन डेली था। 1-1.5 घंटे बैडमिंटन खेल लिया, शाम को लोगों से मिल लिया, दोस्तों से मिल लिया, फिर 3-4 घंटे की एक सीटिंग मारी, फिर सो गए। मेंस के टाइम में डिफरेंट था, जैसे मेंस के टाइम में मैं रात में पढ़ता था। मेंस के टाइम में रात में पढ़ता था तो कोशिश करता था कि जैसे लंबे लंबे सिटिंग मारने पड़ते थे उस टाइम पे। सोशल मीडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम वगैरह कभी बनाया नहीं, व्हाट्सएप मेरे पास मिनिमम था, नंबर किसी को दे नहीं रखा था। स्मार्टफोन मेरा मेंस के टाइम में ऑफ रहता था, छोटा वाला फोन रख रखा था। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। करोल बाग में बच्चे स्मार्टफोन नहीं रखते, ये बात आप देख के हैरान हो जाएंगे। अभी मेरे पास छोटा वाला फोन है, हमारे लेकिन यहाँ क्लास में फोन बजते हैं, तब जब किसी से कोई सफल होता है और देवांश के पास 3 नंबर होता है, मेंस के टाइम पे इसको कोई ट्रेस नहीं कर सकता कहाँ है ये। तो ये मैंने जितने बच्चों को आज तक इंग्लिश में देखा, किसी के पास मैंने स्मार्टफोन नहीं देखा। और यहाँ बच्चा जैसे क्लास शुरू करो, 10 शुरू हो जाता है। अरे बच्चों, ये डिफरेंस यहाँ पे होता है, मीडियम और बैकग्राउंड पे डिफरेंस नहीं होता, कितने आप डिसिप्लिन हो। तो अभी बात दिमाग से मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ ये हाँ बात? सर बिल्कुल। मतलब आप आपकी पूछ लीजिएगा। चॉइस है, देखिए आपकी अवेलेबिलिटी, आपकी चॉइस है, आप अपना टाइम कहाँ देना चाहते हैं, तो इसलिए।
वो हावी भाई इसलिए हो गया क्योंकि आपने उसको अपने ऊपर हावी होने दिया है ना। बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब अगर आप शॉर्ट्स देखते हो तो उसकी हिस्ट्री ऑफ कर दो, रिपीट होने लगेगा, 2 मिनट बाद बंद ही नहीं करेगा। इनफैक्ट मैंने ये किया था कि मैंने अपने स्मार्टफोन का लॉक बटन हटा दिया था, तो उसमें क्या होता था, प्रोसेस इतना टीडियस हो गया था उसको लॉक करने का कि मैं फोन 2-3 दिन के बाद छूना ही बंद कर दिया। केवल इंपॉर्टेंट कॉल्स उठाने के काम में आता था। तो कोशिश आप करना चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। अकाउंट आप अपने डिलीट कर दीजिए। आप प्रिपरेशन के दौरान में सबसे इंपॉर्टेंट कॉल्स आपको घर वाले को उठाने होते हैं, टीचर्स के उठाने होते हैं। एक सेपरेट नंबर रखिए जिसपे वो आपको फ़ोन कर सकते हैं। बाकी स्मार्टफोन अगर आप रख सकते हैं, रखना बुरा नहीं है अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर हावी हो रहा है तो स्मार्टफोन हटा दीजिए, बेसिक फीचर फ़ोन पे आ जाइए। और हाँ हाँ हाँ, अभी आंसर लिखने के लिए देखिए, मेंस इज ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। जितना आप अच्छा लिखेंगे उतना आपका पॉलिश होगा आंसर। जब आप किसी टॉपिक पे 20, 25, 30 आंसर लिख लेंगे और एक पेपर के लगभग आप 60-70 आंसर लिख लेंगे, आपको एक नैक बन जाएगा। मतलब जैसे मैं भी बता दे रहा हूँ, पिछली बार जो मेंस लिखा था उसमें मेरे पेपर कंप्लीट नहीं हुए थे। सारे पेपर मिला करके मेरा 120 मार्क्स का पेपर छूटा था क्योंकि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं थी। इस बार वही पेपर 5-5 मिनट पहले कंप्लीट हुए। क्यों? क्योंकि आंसर राइटिंग का नैक समझ में आ गया था। क्वेश्चन देखते ही क्वेश्चन की डिमांड समझ में आ जा रही थी और वो पेपर पे अपने आप उतर के चला आ रहा था। वो प्रैक्टिस से आएगा वो चीज़। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको 25 में देना है और आपका सिलेबस कवर हो गया है, तो आप फोकस आंसर राइटिंग पे करिए। देखिए, मार्केट में आप जाएंगे तो आपको रिसोर्सेज बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। आप टीचर से टीचर भागेंगे, आपको उतना बेनिफिट नहीं होगा। सर हैं, सर के पास आइए क्योंकि सर हमेशा अवेलेबल हैं। इवन मैं तो सर जैसे कभी बोल भी देते थे कि परसों आना, लेकिन मैं जबरदस्ती सर के पास पहुंच जाता था कि सर आंसर मेरा चेक कर दीजिए। सर कर भी देते थे। तो आपके पास जब डायरेक्ट टीचर से अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी है तो वो बेहतर है। आप कहीं और किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपकी जो कॉपीज़ हैं वो बच्चे चेक करेंगे। तो जो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है और जो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत डिफरेंस होता है। बच्चा ने तो अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले ऑप्शन पढ़ना शुरू किया है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसको एक्सपीरियंस 20 साल, 25 साल का है। तो हमारे जैसे कितने बच्चों को उसने देखा होगा। तो एक टीचर को पकड़िए, जिसमें भी मतलब जो भी आपको ठीक लगे उनके पास ही जाइए और विश्वास रखिए, होता है। मैं तो घूम के देख लिया ना। जेई मेन से तो कुछ लेना देना इस एग्जाम का है नहीं, क्योंकि जे हाँ 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 हाँ। यार भाई मतलब जेई मेंस जब देना था ना तो उस समय मेरा ये था ही नहीं कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। मुझे उस समय फौज में जाना था। मतलब मेरा ये था कि आर्मी में जाऊंगा और आर्मी में जाने का सपना था। जेई मेंस में बैठ गया था, जितना पढ़ा लिखा था उससे क्लियर हो गया था, लेकिन कभी डेडिकेटेड जेई की तैयारी नहीं की। दोबारा दिया भी नहीं कभी जेई। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल सिटिंग कैपेसिटी, आप जैसे मैंने कहा ना कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को फायदा यही हो जाता है। जो थोड़ा सा एडवांटेज की बात होती है वो यही होता है कि आप बहुत जल्दी कंपटीशन में आ जाते हो, कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना शुरू कर देते हो। तो जो आपकी सिटिंग कैपेसिटी है, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, वो इंप्रूव हो जाती है। तो उसका हेल्प होता है। आपको भी लग रहा होगा ये चीज़। ये मेंस के टाइम में पेन फर्स्ट जो मेंस लिखा था उसमें पायलट V5 यूज़ किया था। इस बार चेंज किया था क्योंकि V7 यूज़ किया, क्योंकि उसके फॉन्ट उससे बड़े बनते हैं, पेपर जल्दी भर रहा था। लास्ट टाइम पेपर छूटा था तो पायलट V7 यूज़ किया था, कार्ट्रिज वाला इस बार। और 7 दिन की स्ट्रैटेजी ये थी कि अपने आप को बूस्टअप रखिए, क्योंकि मेंस में होते पेपर 9 है ना। प्रेशर तो लिया ही नहीं यार इस अटेम्प्ट में। यही डिफरेंस, ये भी मेजर डिफरेंस था। सेकंड अटेम्प्ट में सीसैट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं उस टाइम पे बीमार था थोड़ा, मतलब हेल्थ इश्यूज कुछ चल रहे थे, तो वो प्रेशर पेपर में दिखा, इसीलिए सीसैट गड़बड़ हुआ। तो इस बार दिमाग में यही था कि प्रेशर नहीं लेना, जो होगा देखेंगे। तो इस एग्जाम में प्रेशर लो ही मत, रिलैक्स रहिए, क्योंकि गेम टेम्परामेंट का है। अगर आप परेशान हो जाते हैं, आप देखेंगे प्रीलिम्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने दोस्तों को भी यही कहता हूँ कि जैसे अगर आप प्रीलिम्स में आप देखेंगे तो अगर 4 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो उसमें से 1 लाख बच्चे तो डिजर्विंग हैं जो क्लियर करेंगे, लेकिन उसमें से 50,000 बच्चे उस मोमेंट पे ही बाहर हो जाते हैं जब पेपर खुलता है, घबरा जाते हैं। जैसे इस बार पेपर के ऑप्शंस आ गए, आपने देखे, आप बहुत से लोग होंगे जो घबरा गए होंगे, उसी घबराहट में आप बाहर हो जाते हैं।
तो दिमाग को शांत रखिए, बहुत लोड लेने की जरूरत नहीं है। और एक मिनट बस। इंट्रोडक्शन, अगर आप जैसे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे में किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर दो, किसी पोएम से स्टार्ट कर दीजिए, किसी कोट से स्टार्ट कर दिए, एक जनरल स्टार्टिंग भी आप कर सकते हैं। निष्कर्ष आपको देना जरूरी है, आपने क्या एथिक्स में किया है, ऐसे में जो लिखा है 10-11 पेज, उसको आप एक समराइज कर दीजिए लास्ट में कि इसका ये कंक्लूजन निकल करके आया। ये किसी बच्चे ने प्रयागराज से पूछी है। क्वेश्चन है प्रयागराज से, आंसर राइटिंग में जितने वर्ड लिमिट रहती है, जैसे 250 या 150, तो कितने वर्ड लिखे जो जरूरी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्ड लिमिट अगर है तो उसको एक्सीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये बहुत अच्छी चीज यूपीएससी ने की, वर्ड लिमिट स्पेसिफाई कर दी है। आपको मेंस लिखने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। अगर आपके पास स्पेस भी लिमिटेड होता है, जैसे अगर आप ऑप्शनल की बात करते हो तो 20 मार्कर्स के लिए आपको 4 पेज वहां मिलता है, 15 मार्कर्स के लिए 3 पेज मिलेगा और 10 मार्कर के लिए 2 पेज मिलेगा। अगर आप वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा एक्सीड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 250 के ऊपर जाते हैं, तो ये तो यार यूपीएससी जानेगा कि नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सब्सटेंस ऑफ द आंसर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द लेंथ ऑफ द आंसर। तो वर्ड लिमिट एक्सीड आप करिए, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर मत जाइए। उसके दो नुकसान है, पहली बात हो सकता है एग्जामिनर के ऊपर गलत इंपैक्ट जाएगा। दूसरी बात, पर क्वेश्चन आपके पास टाइम लिमिटेड है ना, जैसे 6-7 मिनट है 10 मार्कर के लिए, 10-11 मिनट है 15 मार्कर के लिए। तो जब आप बहुत ज्यादा उस वर्ड लिमिट से ऊपर जाते हैं तो आप अपना नुकसान करते हैं कि आपने 2 आंसर तो अच्छे लिख दिए, लेकिन बाकी के आंसर में आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा, तो बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए वर्ड लिमिट से स्टिक करने की। हाँ, 40-50 वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो दैट इज नॉट अ बिग इशू। और मैथ्स, मैथ्स में जैसे मैंने बताया ना कि टॉपिक्स मैंने आइडेंटिफाई कर ली कि नंबर सिस्टम से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनको बस एक बार उठा लीजिए, कोई अच्छी किताब उठा लीजिए सी सेट की जो भी मार्केट में आपको लगे, या कोई एक अच्छा कोर्स ले लीजिए। इनफैक्ट मैथ्स जो है वो यूपीएससी वालों से अच्छा एसएससी वाले पढ़ाते हैं, तो उनका भी आप कोई चाहे तो कोर्स एक छोटा मोटा ले सकते हैं और कर लीजिए मैथ्स से। प्रैक्टिस से आएगा वो, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, आइडेंटिफाई होने लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ का है। जैसे अगर आपने नंबर सिस्टम कवर कर लिया तो आपको डिविजिबिलिटी क्वेश्चन समझ में आएगी, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, जितना प्रैक्टिस उतना अच्छा आपका आउटपुट आएगा। पीछे कोई कुछ पूछ रहा था। प्लान बी, जैसा सर ने बताया, मेरा कोई प्लान भी नहीं था। इवन मेरे घर वालों ने इतना प्रेशराइज किया कि जब नहीं हुआ 2 अटेम्प्ट के बाद कि यूपी पीसीएस दे दो, ये दे दो, मतलब कोई उन सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन यही था कि सर्विस करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की करनी है और यूपीएससी के थ्रू ही करनी है। तो प्लान बी कभी सोचा ही नहीं यार। मतलब मेरे लिए हो जाता है कि प्लान बी एस्केपिज्म हो जाता ना, कि प्लान बी अगर है तो आदमी कंटेंट हो जाता है कि चलो ये तो है ही। जब आप डू और डाई की सिचुएशन में होते हो तो अपने आप को पुश करते हो। तो डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करेगा। जैसा जैसे ये था कि मेरा ये था कि अगर कुछ नहीं हुआ कुछ ना कुछ तो कर लूंगा, लेकिन कभी उसके बारे में ये नहीं सोचा कि ये करूंगा, तो कॉन्क्रीट प्लान भी कभी नहीं था। और मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है बीटेक। और किसी कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल रिलेशन वाला ही बस। नहीं, मैं लिखा था, इनफैक्ट मेरी हॉबी जैसे एक रोबोटिक्स भी थी, बहुत काम किया था कॉलेज में रोबोटिक्स पे, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आया। एक्चुअली देखिए, जब आप मॉक इंटरव्यूज देखते हैं ना और जो रियल इंटरव्यू होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। मॉक में आपसे क्या होता है कि आपको हर चीज़ के लिए वो तैयार करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल इंटरव्यू बहुत रैंडम होता है। 20 मिनट अगर आप ही मुझसे सवाल पूछें तो आप हो सकता है आज कुछ और क्वेश्चन पूछें, कल और कोई क्वेश्चन पूछें, तो वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, हो सकता है अगर आपका बैकग्राउंड ऐसा इंटरेस्टिंग हो और बाई चांस कोई ऐसा आदमी वहाँ मिल जाए जिसने आपके बैकग्राउंड में स्पेशलाइजेशन किया है, तो पूछ सकता है उससे। वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और
और कोई कुछ पूछना चाहता है? थैंक्स देवांश। और लास्ट में मैं आपको बता दूं कि देवांश से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी फोन से, तो मेरे छत्तीसगढ़ में एक आईएएस स्टूडेंट है जितेंद्र यादव। जितेंद्र यादव ने किसी तरीके से देवांश को, कैसे कोई रिलेशन थे उनके, देवांश को फोन दिया। तो देवांश मैंने पहली फोन कम्युनिकेशन देवांश से इस बात को याद कर रहे होंगे कि हमने कहा क्या लिखा था मेंस में, क्यों खराब नंबर आया। तो देवांश ने आईआर के उत्तर की पहली लाइन बताई, मुझे उसमें हंसी आ गई। मैं लाइन अब फिर रिपीट नहीं करूंगा। तो हमने कहा देवांश ये बताया किसने लिखने को, तो उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा हमने लोगों ने बताया, ऐसा लिख दिया। तो उन्होंने कहा ये नहीं करना है। तो वहीं से कन्वर्सेशन शुरू हुआ। उसके बाद फिर देवांश हमसे जुड़े और किस तरीके से आप देखेंगे रिजल्ट अच्छा हुआ। हाँ, बात ये भी आपको बता दें, हमें जैसे हमारे यहाँ एक हिंदी माध्यम से हर्षित जैन भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था पोल साइंस से, बीएससी में पहला अटेम्प्ट था, 22 साल, लेकिन संयोग से उनका इस बार का रिजल्ट नहीं हुआ है। कई बार हम ये भी आपको बता दें कि इनका नहीं हुआ है। दोनों बातें हैं। अब तो मार्कशीट आएगी तो पता चले क्यों नहीं हुआ, कहाँ खराब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन ये बड़ी उतार चढ़ाव की सीढ़ी होती है। आप देखें कई बार ऐसा होता है। तो आप में विश्वास होना चाहिए, आप में ऑनेस्टी होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। और में आपको लगे कई बार देवांश मेरे पास एसए का चेकिंग करके लाते थे। मैंने कहा मैं पोल साइंस लाया करो, एसए क्यों लाते हो? क्या सर एक बार आप देख लो। ये फेथ होता है किसी टीचर पे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, कल आप यहीं पे हैं और आज आप मेरे साथ होते हो, तो ये टीचर पेरेंट्स के लिए सबसे खुशी की बात है। इससे मेरा भी मेथड चेक होता है। यकीन मानो, अगर मैंने किसी पे कहा कि देवांश अगर मैंने लिख दिया मैं टॉपर्स कॉपी है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मेरे ऊपर भी इतना डाउट हुआ ना। फिर तो एक बार अपने विश्वास रखिए, सबसे ज्यादा भगवान पे विश्वास रखिए, आप भी अच्छा कर सकते हैं। और मैं बार बार कहता हूं, देखो पढ़ाना एक डेडिकेशन होता है। पढ़ाना वो अलग प्रोफेशन है। ये पढ़ाना पढ़ाना मतलब हर प्रोफेशन से अलग है, क्योंकि आपको बहुत कमिटेड होता है कि ये मेरा बच्चा है। ये अब ये नहीं कोई मेरे पास आया चला जाए, कोई मतलब नहीं है, फिर तो फीस तो दे ही दिया उसको, ऐसा नहीं हो सकता। तो लास्ट में देवांश तुम्हें बुके दे ही दूं। अभी फॉर्मेलिटी में तो एक मैंने शारदा को भी दिया था, तो ये ठीक है। तो मेरी बहुत शुभकामना है कि देवांश ये भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, टॉपर बने, और आप लोग भी खूब अच्छा रिजल्ट करो। जैसे कि मुझे बार बार ऐसा बताने का खुश, मतलब सच मानो कल रात में मुझे नींद नहीं आई। मतलब व्यक्तिगत रूप में कई बार जब रिजल्ट आने के पहले, अच्छा इस समय तो मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं पता था कल ही रिजल्ट आ रहा है, इसलिए मैं रिजल्ट का देखता नहीं कब आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आता तो ये बहुत खुशी होती, जिन पे हमने दांव लगाया तो उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया। थैंक्स लॉट।